नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। यह दंड प्रक्रिया संहिता का सीरीज है। इसके अंतर्गत इस वीडियो में भरण पोषण से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराया जाएगा। भरण पोषण को सीआरपीसी के अध्याय 9 में बताया गया, जिसमें सेक्शन 125 से 128 तक आता है। धारा 125 से लेकर 128 तक के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराया जाएगा आपको इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन आदेश दे सकता है। यानी सीआरपीसी के अंतर्गत जो भरण पोषण दिया जाता है पत्नी, संतान और माता पिता को, तो उसके भरण पोषण को कौन आदेश देता है। ऑप्शन नंबर ए केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के, ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीजे में 2013 में पूछा जा चुका है तथा एमपीए डीपीओ में 1997 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं जो भरण पोषण के आदेश देते हैं। चलिए व्याख्या कहते हैं, इसे समझते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के उपधारा 1 के अनुसार पत्नी, संतान और माता पिता को भरण पोषण प्रदान करने का आदेश प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को निम्न शक्ति प्राप्त है। यानी सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को क्या शक्ति प्राप्त है, वही देखना है। ऑप्शन नंबर ए अंतरिम भरण पोषण तथा कार्यवाही के व्यय को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन बी अंतरिम भरण पोषण तथा कार्यवाही के व्यय को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ऑप्शन सी अंतरिम भरण पोषण प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है परंतु कार्यवाही के व्यय को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तथा ऑप्शन डी अंतरिम भरण पोषण प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है परंतु कार्यवाही व्यय को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। ये क्वेश्चन आपको एमपीएपी में 2005 तथा 2006 में भी पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को अंतरिम भरण पोषण तथा कार्यवाही को व्यय प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। चलिए व्याख्या का दिन समझते हैं। सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को अंतरिम भरण पोषण तथा कार्यवाही के व्यय को प्रदान करने की शक्ति है। यानी कार्यवाही के व्यय कहने का तात्पर्य ड्यूरिंग वाद, जब वाद चल रहा है उस दौरान कार्यवाही के व्यय यानी खर्चे को प्रदान करने की शक्ति है। सावित्री सिंह बनाम गोविंदा सिंह के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि मजिस्ट्रेट भरण पोषण हेतु अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत अब भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने राशि दिलाया जा सकता है। ओके, यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जब भरण पोषण मिलता है तो वह भरण पोषण में कितने रुपए प्रति माह दिलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति के वेतन के आधा पर 50%, ऑप्शन बी 500 रुपया तक, ऑप्शन सी 3000 रुपया तक, तथा ऑप्शन डी परिस्थिति के अनुसार मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझे। ये क्वेश्चन आपको एमपीएपी में 2000 में पूछा जा चुका है तथा एमपी सिविल जज में 1998 तथा 1999 में भी पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी धारा 125 के तहत मजिस्ट्रेट जो भरण पोषण का आदेश दिलाते हैं उसमें क्या है, वह परिस्थिति के अनुसार जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझता है वैसे भरण पोषण की राशि निर्धारित करता है। न कि कोई फिक्स है 500, ना ही 3000, ना ही वेतन का 50%। मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझता है वैसे राशि प्रदान करता है भरण पोषण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फौजदारी प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन किसी दंडाधिकारी द्वारा निर्वाह की गई मासिक भत्ते के रूप में दी जा सकने वाली अधिकतम राशि क्या होगी। वही जो पिछला क्वेश्चन था उसी को दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत जो राशि भरण पोषण हेतु दी जा सकती है उसमें मैक्सिमम राशि कितनी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए 1000 रुपये,
ऑप्शन बी 500 रुपये, ऑप्शन सी 2000 रुपये तथा ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। यह क्वेश्चन बिहार सिविल जज 2016 में पूछा जा चुका है तथा MP सिविल जज 2012 में भी पूछा जा चुका है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई सीमा नहीं है कि कितनी राशि दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। CRPC की कौन सी धारा, यानी CRPC की धारा जो 125 के अधीन है उसमें भरण पोषण का दावा निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। यानी CRPC की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, पत्नी या उसी स्त्री के द्वारा जिसके विवाह के विघटन हो गया हो या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया हो तथा क्या किया हो, पुनः विवाह नहीं किया हो। तथा बी देखते हैं ऑप्शन, केवल पत्नी द्वारा न कि विवाह विच्छेद कर लेने वाले ऐसे पत्नी जिसने पुनः विवाह नहीं किया हो। ऑप्शन सी, किसी 5 वर्ष के बालक को उनके माता पिता की सम्मति के बिना भागा कर ले जाना। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन आपको MP सिविल जज 1983 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है, आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा कौन कर सकता है, तो पत्नी या उस स्त्री के द्वारा जिसके द्वारा विवाह का विघटन हो गया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया हो तथा पुनः विवाह नहीं किया हो, ये लोग क्या कर सकते हैं, CRPC की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के दावा कर सकते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के धारा 1 के अनुसार पत्नी को अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण का दावा कर सकती है। पत्नी के अंतर्गत वह स्त्री भी आती है जिसका विवाह विच्छेद हो गया है और जिसने पुनः विवाह नहीं किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CRPC की धारा 125 में भरण पोषण का भत्ता मांगने वाली हिंदू महिलाओं में से किसे भरण पोषण का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए, पूर्व विवाह विच्छेद स्त्री जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है और जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ऑप्शन बी, वह महिला जो ऐसे एक व्यक्ति के साथ रह रही थी जिससे वह विवाहित नहीं थी परंतु सदैव उसे अपनी पति मानती रही और स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसी पत्नी को जिसके पति के पास भरण पोषण का साधन न हो। तथा ऑप्शन डी, एक ऐसे पत्नी चाहे अपना भरण पोषण करने में वह असमर्थ हो या नहीं हो। ये क्वेश्चन आपको MP सिविल जज 1989 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी CRPC की धारा 125 में भरण पोषण मांग सकती है वह कौन, हिंदू महिला जो पूर्व विवाह विच्छेदित स्त्री जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है और अपना भरण पोषण करने में क्या है, असमर्थ है, वो भरण पोषण की मांग कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत उत्तर को इंगित कीजिए, यानी गलत उत्तर को बताना है, कौन सा उत्तर गलत है। दंड प्रक्रिया संहिता का धारा 125 के अधीन एक आदेश पारित किया जाता है जबकि एक व्यक्ति भरण पोषण करने से उपेक्षा करता है या इनकार करता है। ऑप्शन नंबर ए, अपने पत्नी के चाहे वो पारस्परिक सहमति से ही अलग रह रही हो। ऑप्शन बी, अपने धर्मज या धर्मज अवयस्क संतान का। उसके बाद ऑप्शन सी, अपनी धर्मज या धर्मज संतान का जो किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। या ऑप्शन नंबर डी, अपने माता या पिता का। ये क्वेश्चन आपको MPAPU 2007 में पूछा जा चुका है। इसका गलत आंसर क्या है, इसका गलत आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अपनी पत्नी का चाहे वह पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो तो उसे क्या भरण पोषण से करने से इनकार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए इसको व्याख्या कहते हैं, थोड़ा समझते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन आदेश एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध नहीं पारित किया जा सकता जो अपनी पत्नी को पारस्परिक सहमति से अलग रह रही है, के भरण पोषण से उपेक्षा करता है या इनकार करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से केवल एक कथन सही है, यानी नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, 3 गलत है। तो सही है उसी को सिलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं वह कौन सही है। पर्याप्त साधनों वाले व्यक्ति अपने
माता के भरण पोषण करने की उपेक्षा करता है तो धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकती है। ऑप्शन बी, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत केवल पत्नी के भरण पोषण पर विचार होगा। ऑप्शन सी, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बच्चों के भरण पोषण का आदेश होगा। ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण का कोई आदेश नहीं होगा। इसमें सही कौन है? तो इसमें अगर गलत पहले देख लिया, दंड प्रक्रिया से ऑप्शन डी देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण का आदेश नहीं होगा, तो ये गलत है ना। सीआरपीसी के धारा के अंतर्गत भरण पोषण का आदेश होता है 125 में, जबकि इसमें बोलते हैं सीआरपीसी के अंदर भरण पोषण का आदेश नहीं होता है, तो गलत हो गया। सी देखते हैं, 125 सीआरपीसी के अंदर बच्चे के भरण पोषण का आदेश होता है। हाँ सही है, बच्चे का भी भरण पोषण का होता है, लेकिन केवल बच्चे का नहीं होता है। ओके, तथा बी देखते हैं, 125 सीआरपीसी के अंदर केवल पत्नी के भरण पोषण नहीं, केवल पत्नी के भरण पोषण का आदेश नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, प्राप्त साधन वाले व्यक्ति अपने माता के भरण पोषण की उपेक्षा करता है तो धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर कार्यवाही कर सकते हैं। यह एकदम सही कथन है। यानी सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत किससे भरण पोषण मिलता है? पत्नी, संतान और माता पिता को भरण पोषण का आदेश मिलता है, न कि केवल पत्नी, न ही केवल बच्चे को आदेश मिलता है, बल्कि आदेश सभी को मिलता है। पत्नी, संतान और माता पिता सभी को भरण पोषण का आदेश मिलता है सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन और अध्याय 9 जिसमें धारा 125 128 के अधीन आता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए व्याख्या के अधीन से और समझते हैं। सीआरपीसी की धारा 125 उपधारा 1 के अनुसार यदि पर्याप्त साधन वाला कोई व्यक्ति जो अपने माता पिता का भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की कार्रवाई कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन नहीं है के विरुद्ध धारा 125 का उपयोग नहीं किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 125 का उपयोग नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, एक विवाहित पुत्री जिसका पति बेरोजगार है के भरण पोषण के दायित्व पुत्री के पिता का है। ऑप्शन सी, अपने भरण पोषण करने में अक्षम माता पिता के भरण पोषण का दायित्व एक विवाहित पुत्री का भी है। ऑप्शन डी, एक ऐसी स्त्री जिसने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया और पुनर्विवाह नहीं किया है अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कथन गलत है, उसी को सेलेक्ट करना है। यह क्वेश्चन आपको एमपीएपीओ में 2005 या 2007 में पूछा जा चुका है। इसमें तो गलत कौन है, तो देखना है इसका गलत है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक विवाहित पुत्री जिसका पति बेरोजगार है के भरण पोषण का दायित्व तो पुत्री के पिता का है। गलत है यह। एक विवाहित पुत्री जिसका पति भले ही बेरोजगार हो तो उसका भरण पोषण उसके पति द्वारा ही किया जाएगा, ना कि पुत्री की यानी बेटी के पुत्री के पिता यानी उसके ससुर द्वारा, उसके पति के ससुर द्वारा उसका भरण पोषण नहीं किया जाएगा, उसके पति द्वारा ही भरण पोषण करना पड़ेगा अपनी पत्नी को। ओके, भले ही वह बेरोजगार हो। ओके, यह क्या है, गलत है। चलिए व्याख्या के दिन समझ लेते हैं। सीआरपीसी के धारा 125 अपर्याप्त साधनों वाले माता पिता, पत्नी, अवयस्क संतान तथा मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित वयस्क संतान के भरण पोषण संबंधित प्रावधान करती है। सीआरपीसी की धारा 125 को धारा 1 के सब गौ के अनुसार यानी सी के अनुसार विवाहित पुत्री के भरण पोषण का दायित्व तो पिता पर न होकर पति पर होता है, जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया है। विजय मनोहर अरवट बनाम काशीराव के वाद में यह निर्धारित किया गया कि विवाहित पुत्री चाहे वह विवाहित हो या फिर अविवाहित हो यदि पर्याप्त साधन संपन्न है तो वह अक्षम यानी माता पिता का भरण पोषण करने का दायित्व तो है। यानी पुत्री वह भले विवाहित हो या अविवाहित हो, यदि वह पर्याप्त साधन वाला हो तो यदि उसकी माता अक्षम हो यानी अपना भरण पोषण करने में अक्षम हो तो उसका भरण पोषण करने का दायित्व तो उसकी पुत्री का है। ओके, विजय मनोहर अरवट
के मामले में यह निर्णय दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त साधन है अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है? अभी बोले थे, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, ऑप्शन बी रेवती बनाम जोगेश्वर, ऑप्शन सी विजय मनोहर अरवर बनाम काशी राव राजा राम, ऑप्शन डी सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी। राजस्थान जेलों 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी विजय मनोहर अरवर बनाम काशी राव राजा राम के बाद में निर्णय दिया गया था कि विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त साधन है अपने माता पिता के भरण पोषण करने के लिए वह जिम्मेदार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, यानी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, जिस बस भरण पोषण प्राप्त नहीं मिलेगा, वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए अधर्मज अवयस्क संतान, ऑप्शन बी सहोदर भाई, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी तलाकशुदा पत्नी। यह क्वेश्चन आपको यूपी में 2002 में पूछा चुका है तथा उत्तराखंड सिविल जज 2005 में भी पूछा जा चुका है। तो यह कौन सा व्यक्ति जिसे भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सहोदर भाई। ओके, सहोदर भाई को सीआरपीसी धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण नहीं दिया जाता है। सीआरपीसी धारा 125 के अंतर्गत किसके भरण पोषण दिया जाएगा? तो अधर्मज अवयस्क संतान को, पिता तथा तलाकशुदा पत्नी को मिल सकता है, न कि सहोदर भाई को। चलिए व्याख्या के दिन इसे और समझते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 को धारा 1 के अंतर्गत भरण पोषण का अधिकार केवल पत्नी, माता पिता, धर्मज अधर्मज अवयस्क संतान एवं धर्मज अधर्मज वयस्क संतानों जो शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, इसीलिए सहोदर भाई कहा हुआ हकदार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सीआरपीसी की धारा 125 में भरण पोषण की सहायता कौन पा सकता है, यानी सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण कौन पा सकता है? ऑप्शन नंबर ए पत्नी जिसके पास अपने आय के स्रोत है, ऑप्शन बी अवयस्क अधर्मज संतान, ऑप्शन सी सौतेला पुत्र या पुत्री, ऑप्शन डी भाई बहन। यह क्वेश्चन एमपी सिविल जज 2007 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अवयस्क अधर्मज संतान सीआरपीसी धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण पाएगा, न कि भाई बहन। भाई बहन को सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण नहीं मिलता है, नहीं सौतेला पुत्र पुत्री को। हाँ, सौतेला पुत्र और पुत्री को मिलता उस दशा में जिस दशा में वो भरण पोषण करने में असमर्थ होता और अवयस्क रहता, तो पुत्र और पुत्री को मिलता, परंतु यहाँ पर अवयस्क नहीं लिखा हुआ है, तो उसका तात्पर्य यह होता है कि वह वयस्क है, जबकि अवयस्क अधर्म संतान लिखा हुआ है, इसीलिए उसे ही भरण पोषण दिया जाएगा। उस पत्नी को भी भरण पोषण नहीं मिलता है जिससे आय का स्रोत है, उस पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा व्याख्या को पढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण की सहायता के अधिकारी है, कौन कौन अधिकारी है? हमें बताया है पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है उसे भरण पोषण मिलेगा। अधर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान विवाहित हो या न हो, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो उसे मिलेगा। धर्मज या धर्मज संतान का जो विवाहित पुत्री नहीं है, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसे भरण पोषण मिलेगा। तथा अपने माता या पिता का जो अपने भरण पोषण करने में असमर्थ है उसे भरण पोषण दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन अध्याय 9 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण पोषण पाने का हकदार नहीं है? ओके, यानी सीआरपीसी की धारा अध्याय 9 में, सीआरपीसी के अध्याय 9 के अंतर्गत भरण पोषण दिया जाता है। सीआरपीसी के अध्याय 9 में कौन धारा आता है? सीआरपीसी के अध्याय 9 में धारा 125 से 128 के अंदर आ जाता है। तो ये बताया जा रहा है सीआरपीसी के अध्याय 9 के अंतर्गत कौन भरण पोषण का हकदार नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, तलाकशुदा पत्नी। ऑप्शन बी, न्यायिक रूप से अलग रह रही पत्नी। ऑप्शन सी, अधर्मज संतान। ऑप्शन डी, वयस्क पुत्र जो मानसिक और शारीरिक रूप से योग्य है। यह क्वेश्चन आपको झारखंड सिविल जज 2014 में पूछा जा चुका है, जिसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी वयस्क पुत्र जो मानसिक और शारीरिक रूप से योग्य है, सीआरपीसी के अध्याय 9 के अंतर्गत भरण पोषण पाने का हकदार नहीं है उसके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी, बच्चे तथा माता पिता का भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में अन्य इस राज्य के अंतर्गत भरण पोषण मांग सकता है, यानी मध्य प्रदेश राज्य में कौन भरण पोषण मांग सकता है? ऑप्शन नंबर ए, अवयस्क छोटा भाई मांग सकता है एमपी में। ऑप्शन बी, चाचा जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है वह भरण पोषण मांग सकता है। या फिर ऑप्शन सी, पिता अथवा माता के माता पिता मांग सकता है। फिर ऑप्शन डी, विधवा वाहन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी एमपी में पिता अथवा माता के माता पिता को क्या मिलता है? भरण पोषण दिया जा सकता है। यह क्वेश्चन एमपीएपीओ 2008 में पूछा जा चुका है। चलिए इसे व्याख्या के अधीन और डिटेल में समझते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी, बच्चे तथा माता पिता के अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य में पिता अथवा माता के माता पिता भरण पोषण की मांग कर सकते हैं यदि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो। यह स्पेशल एमपी के लिए ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निम्नलिखित में से अधिकारी नहीं है। कौन भरण पोषण करने का अधिकारी नहीं है, यानी सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत कौन भरण पोषण का दावा नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर ए, विवाह विच्छेद हुई पत्नी जब तक कि वह दूसरा विवाह नहीं करता है। ऑप्शन बी, अविवाहित बहन। ऑप्शन सी, गोद लेने वाली माता। ऑप्शन डी, अधर्मज अवयस्क संतान। यह क्वेश्चन यूपी सिविल जज 2006 में पूछा जा चुका है। जिसका सही आंसर कौन है? जो भरण पोषण पाने का अधिकारी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अविवाहित बहन क्या कर सकते हैं? अविवाहित बहन भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। ओके, जबकि अविवाहित बहन के जगह अविवाहित पुत्री रहता तो भरण पोषण का दावा कर सकता, परंतु बहन नहीं कर सकता। ओके, चलिए इसे व्याख्या के दिन समझ लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा 1 के अनुसार प्राप्त साधनों वाले व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के निम्नलिखित लोगों का भरण पोषण प्रदान करने से इनकार करने या उपेक्षा करने पर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट उन्हें भरण पोषण प्रदान करने का निर्देश दे सकता है। किन्हें किन्हें दे सकता है देख लेते उसे। भरण पोषण करने से असमर्थ पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी सम्मिलित है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। भरण पोषण करने में असमर्थ धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान, चाहे वह विवाहित हो या न हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विवाहित पुत्री को छोड़कर ऐसी अवयस्क धर्मज या अधर्मज संतान जो किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताएं या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ। नेक्स्ट, भरण पोषण करने में असमर्थ माता पिता के अंतर्गत गोद लेने वाले दत्तक माता पिता भी सम्मिलित है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि इस धारा के अंतर्गत अविवाहित बहन को भरण पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा निम्न चार में से कौन एक नहीं कर सकता? ओके, ऑप्शन नंबर ए, कौन नहीं कर सकता उसे देखते हैं। पत्नी जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। ऑप्शन बी, विवाहित पुत्री जो वयस्क है मगर अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। ऑप्शन सी, पिता जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकता। ओके, तथा नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, नाजायज विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती और अवयस्क है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विवाहित पुत्री जो वयस्क है मगर अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, तो वह भरण पोषण का दावा नहीं कर सकते। भरण पोषण का दावा वह इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वह विवाहित है, तो आप उसका भरण पोषण अपने पिता से नहीं बल्कि वो अपने पति से भरण पोषण का दावा करेगी। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ऑप्शन नंबर ए, एक पुत्री से अपने पिता का भरण पोषण के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, एक पिता से अपने अवयस्क संतान के भरण पोषण के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन सी, एक पुत्री से अपने पिता के भरण पोषण के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यानी CRPC के तहत या कौन सा आदेश दिया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी एक पुत्री से अपने पिता के लिए भरण पोषण का आदेश दिया जा सकता है। पुत्री को बोलेगा पिता का भरण पोषण करो, तथा एक पिता से अपने अवयस्क संतान के लिए भी भरण पोषण का आदेश दे सकता है। पिता का आदेश दे सकता है कि आप अपने अवयस्क संतान का भरण पोषण कीजिए, तथा एक पुत्र से भी जो अपने पिता को भरण पोषण करने के लिए कह सकता है, पुत्र को तुम अपने पिता का भरण पोषण करो। ओके, चलिए व्याख्या के दिन समझ लेते हैं। CRPC के धारा 125 के अनुसार एक व्यक्ति अपने माता पिता, पत्नी, अवयस्क संतान तथा मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित वयस्क संतान के भरण पोषण के लिए दायी है। उच्चतम न्यायालय विजय मनोहर अरवट मन्ना काशीराव राजाराम के बाद में यह स्थापित किया कि एक पुत्री चाहे विवाहित हो या अविवाहित, यदि साधन संपन्न है तो वह अक्षम माता पिता के भरण पोषण का दायित्वहीन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण नहीं मांग सकता है? मानिए वह कौन है जो पोषण नहीं मांग सकता है CRPC धारा 125 के अंतर्गत? ऑप्शन नंबर ए, पत्नी जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है। ऑप्शन बी, माता या पिता जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते। ऑप्शन सी, वयस्क पुत्री जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। या फिर ऑप्शन डी, अवयस्क अधर्मज पुत्री जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते। यह क्वेश्चन MPAPO 2000 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी CRPC की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण को मांग नहीं कर सकता है कौन? वयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। यदि वह वयस्क है तथा विवाहित है तो वह अपना भरण पोषण अपने करता है। भरण पोषण के लिए क्लेम, यानी भरण पोषण के लिए क्लेम कहाँ करेगी? भरण पोषण के लिए क्लेम अपने पिता के पास ना करके अपने पति के पास करेगी। ओके, चलिए इसको व्याख्या के दिन समझ लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 की धारा 1 के अनुसार भरण पोषण की मांग पत्नी, माता पिता या धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान कर सकते हैं। अवयस्क विवाहित पुत्री भी भरण पोषण की मांग कर सकती है यदि उसका पति उसका भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो पति की संपत्ति से उसका भरण पोषण किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरण पोषण का बकाया रकम मिलने के लिए एक हिंदू को कब तक दावा करना चाहिए? ओके, ऑप्शन नंबर ए, बकाया देय होने के 1 साल के अंदर। ऑप्शन बी, भरण पोषण दिलाने का आदेश हुए उसके 3 साल के अंदर। ऑप्शन सी, कभी भी। ऑप्शन डी, बकाया देय होने के तत्काल बाद। यह क्वेश्चन MPC विलेज 1983 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भरण पोषण के बकाया का रकम मिलने के लिए एक हिंदू को कब दावा करना चाहिए? बकाया देय होने के 1 साल के अंदर उसे दावा करना चाहिए। चलिए इसे व्याख्या के दिन समझते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 की उपधारा 3 के प्रथम परंतु के अनुसार भरण पोषण के बकाया रकम की वसूली का दावा बकाया रकम देय होने के 1 वर्ष की अवधि के अंदर किया जाना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 20, यानी CRPC की धारा 125 की उपधारा 4 के अंतर्गत निम्न में से कौन भरण पोषण नहीं मांग सकता, यानी कौन भरण पोषण का मांग नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर ए, एक पत्नी जो जारता की दशा में रह रही हो। ऑप्शन बी, पत्नी जो कि आपसी सहमति के अंतर्गत अलग रह रही हो। ऑप्शन सी, दोनों ए एवं बी। ऑप्शन डी, या तो ए या बी। यह क्वेश्चन उत्तराखंड PCJ 2012 में पूछा जा चुका है तथा UPSS 2016 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए एवं बी दोनों। यानी एक पत्नी जो जारता की दशा में रह रही हो वह भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती, तथा पत्नी जो आपसी सहमति से अलग रह रही हो वह भी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। चलिए इसी व्याख्या के दिन और स्पष्ट करते हैं।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की धारा 4 के अंतर्गत एक पत्नी जो जाड़ता की दशा में रह रही हो अथवा जो पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो अथवा यदि पत्नी पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है तो वह अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जाड़ता की दशा में रहने वाली पत्नी। ऑप्शन बी, वयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। फिर ऑप्शन नंबर सी, पति एवं पत्नी दोनों जो पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हो। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन एमपी सिविल जज 2016 में पूछा जा चुका है तथा उत्तराखंड पीसीजे में 2013 तथा 2015 में भी पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से जो सभी है वो क्या कर सकते हैं, भरण पोषण पाने का अधिकारी नहीं है। यानी जाड़ता की दशा में रहने वाली पत्नी भी भरण पोषण नहीं पाएगी तथा वयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है वह भी दावा नहीं कर सकती है। वयस्क विवाहित पुत्री अपना भरण पोषण का दावा अपने पति से करेगी, ना कि अपने पिता से भरण पोषण का दावा करेगी। ओके, पति एवं पत्नी दोनों जो पारस्परिक सहमति से अलग रह रहे हो वो भी भरण पोषण का दावा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में एक पत्नी भरण पोषण का अधिकारी नहीं रखती यदि वह, ऑप्शन नंबर ए, यदि वह जाड़ता में रह रही हो। ऑप्शन बी, अनुचित एवं अपर्याप्त कारण से पृथक रह रही हो। ऑप्शन सी, पति के साथ रहने से मना कर देती है तथा पारस्परिक सहमति से अलग रह रही है। तो ऑप्शन नंबर डी, जाड़ता में रह रही हो, पर्याप्त कारण के बिना पृथक रह रही हो, या पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही हो या हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में परिवर्तन कर लिया हो। यह क्वेश्चन आपको MP ARO 2011 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वह जाड़ता की दशा में रह रही हो तो वो भरण पोषण पाने के दावा नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई पत्नी अपने पति से धारा CRPC 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार नहीं होगी यदि, ऑप्शन नंबर ए, उसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया हो और पुनर्विवाह नहीं किया हो। ऑप्शन बी, यदि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। ऑप्शन सी, यदि वह अपने पति के साथ रहने से इस आधार पर इनकार करती है कि वह ख्याल रखता है। ऑप्शन नंबर डी, यदि वह जाड़ता की दशा में रह रही हो। यह क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ सिविल जज 2004 तथा MP सिविल जज 1996 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी वह जाड़ता की दशा में रह रही हो तो CRPC की धारा, यदि वह जाड़ता की दशा में रह रही हो तो उस दशा में क्या होगी, वह भरण पोषण को पाने का हकदार नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। केवल तलाक का विवाह एक मुस्लिम पत्नी को धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा करने के हक से लंबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, यह अभिनिर्धारित किया गया था। यानी किस बात में अभिनिर्धारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, शमीम आरा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी, इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन सी, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। ऑप्शन डी, डेनियल लतीफ़ वर्सेस भारत संघ। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम के बाद में उच्चतम न्यायालय ने 5 न्यायाधीश के पीठ ने निर्णय दिया था। इसमें मुख्य न्यायमूर्ति थे श्री DY चंद्रचूड़ थे। उन्होंने कहा था कि धारा 125 के स्पष्टीकरण ख के अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी भी है जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है, भले ही उस स्त्री या पति का कोई धर्म हो, भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपको MPHS में 2010 में तथा MPAPU में 2009 में पूछा जा चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के अधीन भरण पोषण हेतु अधिनिर्णीत धनराशि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 24 के अधीन कार्यवाही में अधिनिर्णीत निर्वाह व्यय की राशि के विरुद्ध समायोजित हो सकती है और उस राशि से अतिरिक्त और अधिक राशि के रूप में नहीं दी जाएगी। चलिए देखिए कौन से केस में उपरोक्त मत व्यक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए, सत्य बनाम तेज सिंह। ऑप्शन बी, यमुनाबाई बनाम अनंतराव। ऑप्शन सी, संदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी। ऑप्शन डी, रेवती बाई बनाम जगदेश्वर। यह क्वेश्चन आपको UPFO 2001
2011 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सुदीप चौधरी बनाम राजा चौधरी के बाद में उपरोक्त मत व्यक्त किया गया था। चलिए व्याख्या के दिन से और स्पष्ट करते हैं। सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी AIR 1997 में सुप्रीम कोर्ट के बाद में यह अब निर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण हेतु अधिनिर्णीत राशि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अधीन वैवाहिक कार्यवाही में अधिनिर्णीत व्यय की राशि के विरुद्ध समायोजित हो सकती है और उस राशि से अतिरिक्त और अधिक राशि के रूप में नहीं दी जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, मुस्लिम माता पिता के बच्चे ऑप्शन नंबर ए दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के दिन भरण पोषण का हकदार नहीं है। ऑप्शन बी, यदि तलाकशुदा पत्नी के साथ रहते हैं तो CRPC की धारा 125 के दिन भरण पोषण के हकदार नहीं है। ऑप्शन सी, भरण पोषण के हकदार है। ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया संहिता में शासित नहीं होता, यानी CRPC के अकॉर्डिंग वह शासित नहीं होता। यह क्वेश्चन आपको UPAPU 2015 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंतर्गत मोहम्मद अहमद खां बनाम शबाना बेगम 1985 का जो वाद है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया था कि CRPC की धारा 125 के अंतर्गत सभी प्रावधान सभी धर्मों पर लागू हुआ है। ओके, सभी धर्मों पर एक समान लागू होता है। अतः मुस्लिम के माता पिता के बच्चे भी इसके अंतर्गत भरण पोषण के हकदार कर सकते हैं, यानी भरण पोषण के हकदार है मुस्लिम माता पिता के बच्चे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में यह भी निर्धारित किया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों न हो, यानी वह किसी भी धर्म के मानने वाला क्यों न हो। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद तजुद्दीन बनाम कमरुद्दीन बेगम। ऑप्शन बी, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। ऑप्शन सी, तेजा सिंह बनाम छोटा। ऑप्शन डी, मुस्मात जोहर खातून बनाम मोहम्मद इब्राहिम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि CRPC की धारा 125 सभी धर्म पर लागू होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों न हो, यानी वह किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों न हो। यह क्वेश्चन आपको UP सिविल जज में 2012 में तथा उत्तराखंड PCJ 2002 तथा 2012 में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1986 के लागू होने के बाद मुस्लिम महिला का गुजारा भत्ता पाने हेतु CRPC की धारा 125 का क्षेत्राधिकार ऑप्शन नंबर ए प्रतिधारित कर दिया गया है। ऑप्शन बी, समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन सी, सीमित कर दिया गया है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन UP सिविल जज 2016 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रतिधारित कर दिया गया है। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था UP सिविल जज 2016 में। चलिए व्याख्या के दिन से और स्पष्ट करते हैं। विभिन्न उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय का प्रारंभ से यह मत था कि मुस्लिम महिलाओं को भी दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के उपबंध लागू होते हैं। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम 1985 में उच्चतम न्यायालय ने यह वक्तव्य व्यक्त किया कि CRPC की धारा 125 सभी धर्मों के महिलाओं को, जिनमें मुस्लिम महिलाएं भी है, लागू होते हैं। उनकी स्वेक विधि यानी पर्सनल लॉ का यह कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु कुछ मामलों में किए गए निर्णय के बाद एक अधिनियम मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम संख्या 25 के अंतर्गत संसद में पारित किया गया और उसके अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 मुस्लिम महिलाओं को लागू नहीं होगा। विवाह विच्छिन्न मुस्लिम महिला भरण पोषण के लिए इस धारा के अधीन आवेदन नहीं कर सकते, अर्थात मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1986 के लागू होने के बाद मुस्लिम महिला को गुजर भत्ता पाने हेतु CRPC की धारा 125 का क्षेत्राधिकार समाप्त कर दिया गया। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना सही उत्तर ये माना था, यानी वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने माना कि यह उस पर प्रतिधारित कर लिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक तलाकशुदा औरत ने अपने पूर्व पति के विरुद्ध भरण पोषण के लिए आवेदन किया। ऑप्शन नंबर ए, यदि पति मुसलमान नहीं है तो
सफलता मिलेगी। ऑप्शन बी, यदि वो मुसलमान है तो भी सफलता मिलेगी। ऑप्शन सी, उसे सफलता कतई नहीं मिलेगी। ऑप्शन डी, पति अब उसके भरण पोषण के लिए बाध्य नहीं है। ये क्वेश्चन आपको झारखंड सिविल जज 2012 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यदि वो मुसलमान है तो भी क्या सफलता मिलेगी। यदि एक तलाकशुदा औरत ने पूर्व पति के विरुद्ध भरण पोषण का आवेदन किया है तो क्या होगा, यदि वो मुसलमान है तो भी सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किसी भरण पोषण का अधिकारी नहीं हो। ऑप्शन नंबर ए, अविवाहित पुत्री। ऑप्शन बी, निर्धन माता पिता। ऑप्शन सी, शारीरिक रूप से असमर्थ वयस्क पुत्र। ऑप्शन नंबर डी, विधवा पुत्री। क्वेश्चन बिहार सिविल जज में 2009 में पूछा जा चुका है। तो कौन भरण पोषण का हकदार नहीं होगा, यानी भरण पोषण का अधिकारी कौन सा नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी विधवा पुत्री। क्या हुआ, भरण पोषण का हकदार ही नहीं होता। विधवा पुत्री भरण पोषण का हकदार होते हैं कहाँ से, अपने ससुर की संपत्ति से, यानी पति की संपत्ति से भरण पोषण का हकदार होता है। चलिए व्याख्या के दिन इसे और स्पष्ट कर लेते हैं। CRPC की धारा 125 के अधीन विवाहित पुत्र निर्धन माता पिता या शारीरिक रूप से असमर्थ वयस्क पुत्र को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है। विवाहित पुत्री के भरण पोषण का दायित्व तो उसके पति पर होता है, तो विवाहित पुत्री भरण पोषण का प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, विधवा पुत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 31, गलत उत्तर को बताया नहीं, इसे कौन सा से ऑप्शन में इसको एक गलत है जिसे बताना है। CRPC की धारा 125 की धारा 4 के अधीन पत्नी भरण पोषण भत्ता पाने का अधिकारी नहीं होगी यदि, ऑप्शन नंबर ए, वह जाड़ता का जीवन व्यतीत कर रही है। ऑप्शन बी, यदि वह बिना पर्याप्त कारण के पति के साथ निवास करने से मना कर देती है। या फिर ऑप्शन सी, यदि वह पारस्परिक सहमति के आधार पर अपने पति से अलग रह रही हो। या फिर ऑप्शन नंबर डी, कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेता है। तो किसी कौन सा यह है जो गलत है। CRPC की धारा 125 को धारा गया 4 के अनुसार। क्वेश्चन आपको UPAPO 2002 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी यदि कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेता है तो CRPC धारा 125 को धारा 4 के अधीन भरण पोषण पाने का अधिकारी नहीं होगा। यह क्या है, गलत है। ओके, क्योंकि सब अन्य क्या है वह सही है। चलिए इसके व्याख्या के दिन इसे स्पष्ट कर लेते हैं। CRPC की धारा 125 को धारा 4 के अनुसार यदि पत्नी जड़ता की स्थिति में रहती है या पर्याप्त कारण के बिना पति के साथ रहने से मना करती है या पारस्परिक सहमति से पति से अलग रहती है तो वह भरण पोषण के हकदार नहीं होगा, लेकिन अन्य धर्म स्वीकार करने से भरण पोषण से वंचित नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, न्यायालय द्वारा एक बार भरण पोषण का आदेश देने के उपरांत उसे निम्न आधार पर रद्द किया जा सकता है। ओके, यानी CRPC की धारा 25 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा एक बार भरण पोषण का आदेश दिया गया है तो उसे किस धारा पर रद्द किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, पति अब और पैसा नहीं दे सकता। ऑप्शन बी, दोनों लोग आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। ऑप्शन सी, पति अपने एक अन्य पत्नी के साथ उसे भी रखने को तैयार है। ऑप्शन डी, बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों आपसी सहमति से अलग रहे हैं तो इस आधार पर क्या किया जा सकता है, भरण पोषण के आदेश को रद्द किया जा सकता है। यह क्वेश्चन झारखंड सिविल जज 2012 में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से उपधारा 1 के सप्रोस डी के अंतर्गत अपने माता पिता को जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है को भरण पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए, केवल पुत्र। ऑप्शन बी, केवल पुत्री। ऑप्शन सी, पुत्र एवं पुत्री दोनों, तथा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह उत्तराखंड सिविल जज 2009 में पूछा जा चुका है। तो आपको इसका सही आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, यानी पुत्र एवं पुत्री दोनों क्या होगा, भरण पोषण के अधिकारी होगा। यानी पुत्र और पुत्री दोनों का दायित्व है कि अपने माता पिता का भरण पोषण करें यदि उसके माता पिता अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, CRPC की धारा 125 को धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर ए, पत्नी जो स्वयं धन अर्जित कर रही हो। ऑप्शन बी, पत्नी जो पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही हो। ऑप्शन सी, स्त्री जिसके पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो और उसने पुनर्विवाह नहीं किया हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी, जिसने पति से तलाक ले लिया और पुनर्विवाह नहीं किया। तो कौन सा व्यक्ति जो भरण पोषण
पाने का भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पत्नी जो पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही हो वह भरण पोषण प्राप्त करने के हकदारी नहीं होती। सीआरपीसी की धारा 125 के उपधारा 4 के अनुसार। यह क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 2005 या 2006 में पूछा जा चुका है, वहीं छत्तीसगढ़ सिविल जज में भी पूछा जा चुका है 2007 में, वही एमपी एपीओ 1993 में भी पूछा जा चुका है। ओके, चलिए इसे व्याख्या के अधीन थोड़ा और स्पष्ट कर लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 125 को धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित स्थिति में कोई पत्नी अपने पति से भरण पोषण भत्ते प्राप्त करने के अधिकारिणी नहीं होगी, यानी भरण पोषण पाने का वह हकदार नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए, मतलब कौन कौन सी दशा में नहीं होगी? यदि वह जाड़ताक दशा में रह रही हो तो भरण पोषण पाने के हकदार नहीं होती, तथा यदि वह बिना पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती हो, और यदि पति पत्नी पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही हो तो उस आधार पर भरण पोषण पाने का हकदार नहीं रह जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बात में अभी निर्धारित किया गया था कि एक व्यक्ति की दूसरी पत्नी जिसकी पति की प्रथम पत्नी जीवित है अपने पति से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य बनाम सांद्रा। ऑप्शन बी, मेहरा विश्वास बनाम श्वेता विश्वास। ऑप्शन डी, खेमचंद ओम प्रकाश कुमार बनाम गुजरात राज्य। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन उत्तराखंड सिविल जज 2005 में पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी खेमचंद ओम प्रकाश बनाम गुजरात राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्णित किया कि एक व्यक्ति की दूसरी पत्नी जिसके पति की प्रथम पत्नी जीवित है अपने पति से सीआरपीसी धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगी। ओके, इसे व्याख्या के दिन से और स्पष्ट कर लेते हैं। खेमचंद्र ओम प्रकाश बनाम गुजरात राज्य AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक व्यक्ति की दूसरी पत्नी जिसकी पति की पहली पत्नी जीवित है अपने पति से इस संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। यदि उच्च न्यायालय ने दूसरी पत्नी के पक्ष में भरण पोषण मंजूर किया है तो वह गलत है, यदि वह विवाह न तो विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा और न अन्यथा द्वारा शून्य घोषित किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त साधन है अपने माता पिता अथवा पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदारी है, कौन से केस में बताया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, रेवती बाई बनाम जग्गेश्वर। ऑप्शन बी, सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी। ऑप्शन सी, KV रुद्रा बनाम BS मित्ता गम्मा। ऑप्शन डी, विजय मनोहर अरवट बनाम काशी राव राजा राम सवैया। यह क्वेश्चन यूपी 2007 में पूछा जा चुका है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी विजय मनोहर अरवट के मामले में बताया गया कि पुत्री का तथा पुत्र का दायित्व होगा कि अपने माता पिता जो अपने भरण पोषण करने में असमर्थ है उसका भरण पोषण किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भरण पोषण के लिए अज्ञप्ति के निष्पादन में किसी व्यक्ति का वेतन किस सीमा तक कुर्क किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, 1/4। ऑप्शन बी, 1/3। ऑप्शन सी, 2/3। ऑप्शन डी, आधा। यह क्वेश्चन झारखंड सिविल जज 2008 में पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2/3 कुर्क किया जा सकता है। इसके प्रावधान CPC की धारा यानी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अनुसार भरण पोषण की डिग्री के निष्पादन में वेतन के 1/3 कुर्की नहीं किया जा सकता, अर्थात 2/3 कुर्की किया जा सकता है। यह प्रावधान CPC में है, ना कि CRPC की धारा 125। ओके, CPC की धारा 60 के दिन यह है कि 2/3 कुर्की किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। CRPC के कौन सी धारा के अंतर्गत भरण पोषण के लिए दिए जाने वाले मासिक भत्ते या अंतरिम भत्ते में बदलाव किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, धारा 125 में। ऑप्शन बी, धारा 126 में। ऑप्शन सी, धारा 127 में। वही ऑप्शन डी, धारा 128 में। यह क्वेश्चन यूपी सिविल जज 2015 में पूछा जा चुका है तथा राजस्थान APO 2015 में पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा 128 के अंतर्गत क्या किया जा सकता है? भरण पोषण के लिए दिए जाने वाले मासिक भत्ते या अंतरिम भत्ते में बदलाव किया जा सकता है, धारा 128 CRPC के अधीन। चलिए व्याख्या के अधीन से और स्पष्ट करते हैं। CRPC की धारा 127 के अधीन
मजिस्ट्रेट परिस्थिति में परिवर्तन होने पर भरण पोषण भत्ते में परिवर्तन कर सकता है जो वह ठीक समझे, परंतु यदि वह भत्ते के विरुद्ध करता है तो वह कुल मिलाकर 500 रुपये मासिक दर से अधिक नहीं होगा। ध्यान देने योग्य बात है कि CRPC संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा उक्त परंतु को निरस्त कर विरुद्ध को सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अब क्या है, अब भरण पोषण में वृद्धि को मजिस्ट्रेट के विवेकाधीन बना दिया गया है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे संशोधन करके यह मजिस्ट्रेट के विवेक पर बता दिया गया है कि वह कितनी राशि निर्धारित करेगा मासिक भत्ता का या अंतरिम मासिक भत्ते की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, मैंने पूरा कोशिश की है कि इस वीडियो के अंतर्गत CRPC में के अधीन जो भरण पोषण मिलता है उससे संबंधित सभी MCQ को एक वीडियो में कवर कर दिया। थैंक यू।